बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 95 मुलाहिज़ा फरमाए। सिकंदर बख्त बदबख्त, तेरे मुकद्दर की खुशी क्या हुई। कातिबे तकदीर तुझ पर इतना नामेहरबान क्यों है कि मुसर्रतों के लाजवाल लामहदूद खजाने तेरे अपने ना रहे। तू सहरा के उस प्यासे मुसाफिर की तरह हैरान और सरगर्दा है जिसकी छागल का आखिरी कतरा अब भी रेत ने पी लिया हो। वक्त गुजर जाएगा तो एहसास मर जाएगा, सो जाएगा। फोदिया अपने घर में अपने शोर और बच्चों के दरमियान हंसते हंसते एक पल के लिए खामोश हो जाएगी और दूसरे पल में तुम्हारी याद को भी इस तरह धक्के मार के दिल से निकाल देगी जैसे कोई घर में घुस आने वाले फकीर को निकालता है। और खुद तुम क्या करोगे? रसन उदार की मंजिल से गुजर के कोए यार तक पहुंचे तो वक्त के हर जख्म का निशान भी खुरच दोगे। मोहब्बत माई फुट, आई वॉज एन एडिट एंड सो वॉज शी। मालूम है जिस रोज उसकी शादी हुई मैं क्या महसूस कर रहा था? आई वॉज मैड। जवानी में तो एक इश्क इज ए मस्ट। मजीद कह के शादी की 7वीं या 17वीं सालगिरह में शरीक होने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान। एक हाथ मेरी कमर पर पड़ा, यू ब्लडी मर्डर। फिर बड़ी घन गरज के साथ एक कहका। मैंने अब्दुल वदूद मंदिर की तरफ देखा जो बाथरूम के बाहर खड़ा था। मैं बाथरूम कैसे पहुंचा आखिर? पैदल? अबे ऐसे क्या उल्लुओं की तरह दीदे घुमा रहा है? उसने मेरे शाने को हिलाया। मैं तुझे ही देख रहा था। मैंने खुद को संभाल के बमुश्किल तमाम कहा। अभी तक मुझे यकीन नहीं आया था कि बिल्कुल गैर शऊरी तौर पर मैं पैदल चलता हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक आ पहुंचा हूं। तो भाई कब तक देखेगा? नजर नहीं आ रहा हूं मैं क्या? वो फिर गला पाड़ के हंसा। कोई खूरबीन से देखने की चीज हूं मैं? अबे गधे एक चांपड़ दूंगा। ये क्या रोनी शक्ल बना रखी है? फिर किसी को कत्ल कर रहा है? अबे हम मैं तो फांसी का क्या डर, खुद पहुंचाएंगे तुझे। यार वो फोजिया की माँ की डेथ बेड पर मैंने कहा सब चले गए हैं। मैं इसलिए नहीं जा सका कि इजाजत की जरूरत थी। उम्दन मैंने ये नहीं कहा कि आज फोजिया की शादी भी है। तुझे जाना है? वो बोला। तू जा, यहाँ क्यों आ गया? बादामी बाग का अड्डा है ये। यार बात कुछ और है। मैंने कहा अकेले में करनी है, 5 मिनट मेरी बात सुन ले। उसने सर हिलाया और मुझे कैंटीन में ले गया। मैंने मीर मोहम्मद की लाश बिल्ले से लेकर उसके सर की बला को टालने तक की रुदाद उसे मनोमन सुना दी। वो अक्का बक्का बैठा रहा। अब तो मेरी तरफ से इजाजत की दरख्वास्त लगा। मैंने कहा खुदा न खासा कोई चक्कर चले तो मैं ये कह सकूं कि मैं मंजिर के साथ था। रिजवी साहब का फोन आया था 8:30 बजे। 8:45 बजे मैंने तुझे फोन किया और तू मुझे अपने साथ ही ले गया। अबे तेरे चक्कर मुझे लगवा देंगे फांसी। वो सर पर हाथ मार के बोला। जान वैसे ही सूरी पर लटकी हुई है। घर पे जोरू ने 10वां सबूत तोहफा दिया है। खैर ये बता वो तफ्तीश करने वाला किस वक्त आया था? वो तो 7 बजे ही वहां पहुंचा था। मैंने कहा तो 8:45 बजे से पहले का क्या बनेगा? वो सोचते हुए बोला कैसे साबित होगा कि तू सो रहा था और तू इसे मिलने कोई आया ही नहीं? मेरा ख्याल है उस्ताद टैडी गवाह बन जाएगा। मैं कहूंगा कि मैं अकेला था, उसे बुला लिया। अबे छोड़, मैं कह दूंगा तूने झूठ बोला था। तू रात को मेरे घर में सोया था। डर के मारे हिम्मत नहीं पड़ रही थी घर जाने की। मंदिर ने कहा बस उसी वक्त गया था। सुबह 8 बजे के करीब नाश्ता करके मेरे घर से वहां तक आधा घंटा तो लगता ही है। और रिजवी साहब मेरी मानेंगे, तेरी नहीं। क्या समझा? उसने फिर मेरे शाने पर हाथ मारा और जोर से हंसा। थैंक यू मंजिर। मैंने कहा मैं बहुत परेशान था। तुझे भी झूठ बोलना पड़ रहा है मेरी वजह से। झूठ? वो फिर हंसा। यार झूठ तो हम यहाँ इतने बोलते हैं कि कभी सच मुंह से निकल जाए तो हैरानी होती है। ख्याल आता है कि दिमाग गैर हाजिर था। वो क्या कहते हैं, दर्द का हद से गुजरना है, दवा हो जाना। अब तो एहसास भी नहीं होता कि झूठ बोला है। और जब पैसे की खातिर बोलते हैं तो क्या यार की खातिर नहीं बोल सकते? फिर तू बीवी से भी झूठ बोलता होगा। मैंने कहा। वो यूं हंसा के कैंटीन में बहुत से लोग मुतवज्जो हुए। अबे शादी करेगा तो मालूम होगा कि झूठ बोले बिना जिंदगी की गाड़ी चल ही नहीं सकती। क्या कहते हैं वो कि मियाँ बीवी जिंदगी की गाड़ी के 2 पहिए हैं। तो भैया झूठ उसकी गुरेज है। अगर गुरेज ना हो तो बड़ी मुश्किल पैदा होती है। अज़दवाजी जिंदगी का बोझ ढोना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये चूं चूं करने लगते हैं। देख ले बीवी मुझसे कितनी खुश है। सच बोलता तो कब की मैं के जा बैठी होती, तलाक ले चुकी होती। कामयाब शोर वो है जो कामयाबी से झूठ बोल सके। आया कुछ अकल में? चल उठ। मैंने बड़ी सफाई से कंधे को एक और वार से बचाया और हम दोनों कैंटीन से निकल आए। उससे रुखसत हुआ तो दोपहर होने वाली थी। मेरे सर से एक परेशानी का बोझ उतर गया था। रिजवी साहब ने जाते जाते मुझे ताकीद की थी कि मैं शराफत से रहूं और कोई नया गुल ना खिलाऊं। लेकिन अब उसका क्या इलाज कि मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ता। मैंने तो इकराम शेख की मदद की थी। ये शराफत और अखलाक, दोस्ती या कानून सबका तकादा था। अगर उसका स्कूटर खराब ना होता तो मुझे उसके साथ ना जाना पड़ता और वो सब कुछ ना होता जो बाद में हुआ। लेकिन ये बात भी समझ में नहीं आती थी कि मीर मोहम्मद की लाश का सर मेरी गाड़ी में सिर्फ इसलिए रखा गया कि मैं लाश बरामद कराने के लिए इकराम शेख को अपनी गाड़ी में ले गया था। यह भी तो हो सकता था कि वो टैक्सी में चला जाता। फिर क्या दुश्मन सर को उस टैक्सी में रखते? नहीं, वो पहले ही तय कर चुके थे कि मीर मोहम्मद का सर मेरी गाड़ी में रखा जाएगा।
अगर मैं इकराम शेख के साथ ना जाता और घर आके सो जाता तो सुबह ये सर मुझे इसी तरह फॉक्स वैगन की पिछली सीट पर मौजूद मिलता। शायद मैं पीछे निगाह डाले बगैर गाड़ी लेकर रवाना हो जाता और दिन के उजाले में कहीं गाड़ी पार करके जाता तो वापसी पर गाड़ी के गिर्द मजमा होता, या फिर मेरे सोकर उठने से पहले पुलिस आ धमकती और मुझे आंखें खुलने से पहले गिरफ्तार करके ले जाती। यस, पुलिस तो वाकई सुबह आ पहुंची थी। 7 बजे से पहले किसी का तफ्तीश के लिए आना चामानी दार्द, ये इंतजाम तो पहले ही कर लिया गया था। जब उसे गाड़ी की पिछली सीट पर कोई सर नजर न आया तो उसे मायूसी हुई और उसने ख्वाजा अकबर की बाजियाबी और दीन मोहम्मद की गुमशुदगी का जिक्र छेड़ दिया। उसे अपने आने की कोई वजह तो बतानी ही थी। लाश का सर मिल जाता तो वो कहता कि हमें मुखबरों के जरिए ये इतला मिली थी और इतला गलत भी नहीं थी। उसे पहले से मालूम होगा कि ख्वाजा अकबर के साथ क्या हुआ। जब मैं उसे ड्राइंग रूम में छोड़कर गुस्ल करने गया था तो उसने कहीं फोन नहीं किया होगा और दीन मोहम्मद के बारे में इकराम शेख से बात नहीं की होगी। उसने बाहर आके फॉक्स वैगन में झांका होगा, लेकिन गाड़ी के दोनों दरवाजे मुकफ्फल थे और शीशों से नाक लगाकर अंदर देखने से उसको खाली सीट तो नजर आ गई होगी, मगर स्याह सीट पर खून के मामूली से सुर्ख दाग दिखाई नहीं दिए होंगे। वो समझा होगा कि किसी वजह से वो लोग अपनी स्कीम पर अमल दरामद में कामयाब नहीं हुए, जिन्होंने उसे निहार बू रिजवी साहब के घर पहुंचने की ताकीद की थी और इस बात का मुआवजा अदा किया था। यही वजह थी कि जब मैं गुस्ल के बाद लौट कर आया तो उसकी सूरत पर 12 बजे हुए थे। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि बज़ाहिर मैंने अपनी हिफाजत का पूरा बंदोबस्त कर लिया है और अपने गले में पड़ने वाली बला से निजात हासिल कर लिया है, मगर खतरा अब भी बाकी है। वो शख्स अपनी नाकामी की रिपोर्ट देगा और बताएगा कि सिकंदर बख्त ने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया है। मालूम नहीं कैसे और कब उसने बीर मोहम्मद का सर मेरी मोटरसाइकिल के बैग में ठोंस दिया। उसकी खिदमत हासिल करने वाले कहेंगे, पागल के बच्चे, सर तो हमने रात ही को गाड़ी में रख दिया था, इस गाड़ी को फौरन कब्जे में ले लो, उसकी पिछली सीट पर खून के दाग जरूर होंगे। और उस वक्त परेशानी के बावजूद मुझे थोड़ी सी खुशी भी हुई कि मैंने सीट बदल के दुश्मनों के अज़ाइम को नाकाम बना दिया है। हम शौक से ले जाएं गाड़ी को अपनी लेबॉरेटरी में और हर तरह से टेस्ट कर लें। इकराम शेख की ड्यूटी का वक्त खत्म हो चुका था। मैंने उसे घर पर फोन किया और उसने मुझे बताया कि मुतलका थाने में किसी पेट्रोल पंप पर काम करने वालों ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। उसे मुझे दावत दी कि मैं दोपहर का खाना उसके साथ खाऊं, लेकिन मैंने कहा कि मैं जरा मसरूफ हूं और बेकार भी हूं। ये तो बड़ी खराब बात है, वो बोला। अंग्रेजी में कहते हैं ना कि बेकार आदमी का ज़हन शैतान की वर्कशॉप होता है। मुझे भी मालूम हो तो आपकी मसरूफियात क्या है, आखिर आपका मसरूफ रहना ही आपके हक में अच्छा है। बेहनसा नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि मसरूफियत से कोई खराबी पैदा ना हो। ये तुम्हारी इख्तियार की बात नहीं है सिकंदर आजम, वो बोला। अच्छा भाई, मैं घर जाता हूँ और सो जाता हूँ, ख्वाब तक नहीं देखूंगा। मैंने कहा, यहाँ आने में क्या एतराज है तुम्हें? खाना कहीं तो खाओगे या भूखे ही सो जाओगे? शेख ने कहा, चलो इसी बहाने मेरे घर वालों से मिल लो और मेरा घर भी देख लो। मैं मजबूर हो गया। रिक्शा लेकर मैं आधे घंटे बाद गुलबर्ग पहुंचा। घर का नंबर मुझे मालूम था, लेकिन घर तलाश करने में मेरा मजीद आधा घंटा सर्फ हो गया। मैंने उन लोगों को कोसा जो शहर बसाते हैं तो अपनी अपनी अकल के मुताबिक घरों पर नंबर लगाने का तरीका खुद वजह करते हैं। हर की आमदी इमारत नो साख जो आया उसने साबका सिस्टम को खूबियां खामियां दे के बगैर आउट ऑफ डेट करार दे दिया और अपनी अफलातूनियत का मुजाहरा किया। नतीजा ये कि हर इलाके में नंबरों का निज़ाम एक मुअम्मा बन गया। ना समझने का ना समझाने का मैंने पहले सुना था और फिर देखा था कि यूरोप और अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में किसी एक इलाके का सिस्टम जुदा नहीं है। पूरे शहर की नंबरिंग का एक साइंटिफिक फार्मूला है जो इतना आसान है कि आप टैक्सी वाले को नंबर बता दें और वो आपको घर के दरवाजे पर उतार देगा। जब भी आखिर 1 घंटे बाद मैंने कॉल बेल बजाई तो शेख ने दरवाजा खोला। खुदा का शुक्र है कि आप बाखैरो आफियत पहुंचे। मैं फिक्रमंद हो चला था। फिक्र की कौन सी बात थी? मैंने कहा, जरा घर तलाश करने में देर लगी। अरे भाई, आपके लिए तो कहा था कि किसी ने ऐन जिंदगी या कोई तूफान है। अरे भाई, आपके लिए तो कहा था किसी ने कि उम्र जिंदगी है या कोई तूफान है, वो बोला। खैर, अब अंदर आओ। इकराम शेख के वालिद 60 साल से ज्यादा उम्र के मगर सेहतमंद आदमी थे। शेख ने मेरा तारुफ कराया तो वो हाथ मिलाने के बाद बहुत देर तक मेरा हाथ बड़ी शफकत और मोहब्बत से थामे खड़े रहे। तो तुम हो सिकंदर बख्त, उन्होंने कहा। मुझे इकराम ने तुम्हारे मुतल्लिक सब कुछ बता दिया है। तुम बहुत बाहिम्मत और बाकिरदार आदमी हो। खुदा ने चाहा तो कोई तुम्हारा बाल बेका नहीं कर सकेगा। आजमाइश का वक्त तो सब पर आता है, हौसला मत हारना। मैं आपकी हौसला अफजाई और आपकी दुआओं का तालिब हूँ, मैंने कहा। फिर वो जोहर की नमाज के लिए मस्जिद चले गए और शेख भी मुझे अंदर ले गया। ड्राइंग रूम में एक लड़की सोफे पर बैठी किताब पढ़ते पढ़ते सो गई थी। किताब नीचे गिर गई थी, लेकिन उसे खबर तक न थी। वो 17-18 साल की ऐसी लड़की थी जिसका हुस्न नक्शे चुगताई था और एक नजर में देखने वालों की निगाहों को खैरा कर देता था। उसकी आंखें पलकों के साए में भी गैर मामूली तौर पर लंबी लगती थी और उसके गोल चेहरे पर बहुत बड़ी नजर आती थी।
उसके भूरे स्याह बालों पर रोशनी पड़ने से चेहरे के गिर्द एक सुनहरा उजाला सा दिखाई देता था और वो सचमुच किसी मुसव्वर के तसव्वुर की ख्याली सूरत का हसीन तरीन मगर जीता जागता अक्स थी। अपनी मासूमियत के तासर से ये हुसैन बलकूती लगता था। शेख ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया और सोफे के पीछे जाके कालीन के दागे से बत्ती सी बनाई। फिर उसने हाथ बढ़ा के ये बत्ती उसकी नाक में घुमाई और सोफे के पीछे गायब हो गया। वो हड़बड़ा के उठी और एक छींक मार के उठी और अपने मुकाबिल मुझे पाके उसने फौरन दुपट्टा संभाला और कुछ हैरान हुई। आप कौन है जी? वो बिगड़ के बोली। और ये क्या बदतमीजी है? आपकी किताब। मैंने नीचे से किताब उठा के गर्द झाड़ी और उसे पेश की। मैं सिकंदर आदम हूँ। क्या? वो किताब छीन कर बोली। मैं बताती हूँ तुम्हें। उसने किताब फेंक कर आसीन चढ़ाई और जोडू की बिल्कुल सही पोजीशन लेकर खड़ी होगी। वो यकीनन इस फन की तरबियत हासिल कर रही थी और मैं देखना चाहता था कि उसकी कुदरती सलाहियत और तरबियत का म्यार क्या है। लेकिन शेख से हंसी जबत ना हो सकी। वो कहका मार के सोफे के पीछे से बरामद हो गया। देखा तुमने कैसे कैसे नमूने हैं यहाँ। ये मेरी छोटी बहन है नाजली, जिसे हम नाजो कहते हैं। सिवाय मेरे मैं इसे नाजी कहता हूँ क्योंकि ये हिटलर से कम खतरनाक नहीं है, शेख ने हंसते हुए कहा। नाजली का रंग खिफ़त से लाल हो गया। तो ये तुम्हारी हरकत थी? शेख आप चिल्ली व चिल्लाई। उसने सोफे का कुशन उठा के शेख की तरफ फेंका। शेख ने गोता मारा और साफ बच गया। अरे अरे, वो बोला, मेहमानों के सामने भी खाना जंगी। क्या कहेंगे मेरे दोस्त के घर है या पानीपत का मैदान? और अभी मैं मार देती इनके एक हाथ। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जो हुए बगैर बोली, तो तुम पर 14 तबक रोशन हो जाते नादान लड़की। ये जूडो में ब्लैक बेल्ट है। शेख ने कहा। मेरे दोस्त सिकंदर बख्त। नाजली की आंखें हैरत से फैल गई। उसने फितना बैशर से मुतासर हुए बगैर ना रह सका। आप वाकई ब्लैक बेल्ट है? मुझे इकराम ने आपका जिक्र किया था। जोडू कहाँ से सीखा है आपने? इकराम ऐसे ही कहता रहता है। मैंने मुस्कुरा के कहा, मुझे जोडू वगैरह नहीं आता है। ये झूठ है। ब्लैक बेल्ट तो इस वक्त भी बांध रखी है इसने नाजी। इकराम शेख ने कहा, तू किसी गलत फहमी में ना रहना। एक हाथ मार दिया ना तेरे, तू यहाँ से डोरी में नहीं स्ट्रेचर पर जाएगी, ससुराल नहीं हॉस्पिटल। भैया मैं मार दूंगी, नाजली चिल्लाई और मैं बहन भाई की इस दिलचस्प लड़ाई में अपने सारे फिक्र व गम भूल गया। 30-32 साल की एक औरत अंदर आई। क्या शोर है? ये फिर लड़ रही हो बच्चों की तरह? उसने मुझे देखा और ठिठक कर रुक गई। ये मेरे दोस्त हैं सिकंदर बख्त उर्फ सिकंदर आदम सानी। इकराम शेख ने मेरा तारुफ कराया और इनकी फतवात और मार का आराई का जिक्र तो आप सुनती रहती हैं। मैं समझ गया कि शेख ने तारुफ को अधूरा क्यों छोड़ दिया। उसके बाप की दूसरी बीवी थी जिसे वो माँ नहीं कहता था। ये बात वो पहले मेरे सामने तस्लीम कर चुका था, लेकिन इस वक्त वो एक अजनबी के सामने अपनी सौतीली माँ को अपनी माँ भी नहीं कहना चाहता था और ये भी नहीं कह सकता था कि ये है मेरी आंटी। आपने बहुत देर की सिकंदर साहब, हम सब ने आपके इंतजार में खाना भी नहीं खाया। वो बेहद अखलाक और शाइस्तगी से बोली। अब आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। वो नमाज पढ़ के आ जाएं। आप बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। वो लौट गई और बैग सोफे पर बैठ गया। आप कहीं जूडो सीख रही हैं? मैंने नाजली से मुखातिब होकर कहा। जी 6 महीने हो गए हैं। नाजली ने बड़े फख्र से कहा। यह बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा, हमारे मुल्क की लड़कियों ने खुद को छुई मुई बना रखा है। हालांकि जमाना ऐसा है कि सबको अपना दिफा और अपनी हिफाजत करने का हुनर आना चाहिए। अफराद की ताकत ही कौम की ताकत है। नाजरी ने भाई की तरफ देखा। ये हमारे भैया कभी आपसे इत्तफाक नहीं करेंगे। ये तो कहते हैं बस एक रिवाल्वर काफी होता है, हाथ पैर चलाने का फन सीखने से कुछ नहीं होता। ये तो है, इकराम शेख ने कहा। हाथ में रिवाल्वर हो तो एक ब्लैक बेल्ट का बाप करीब नहीं फटक सकता। हर शख्स हर वक्त और हर जगह तो रिवाल्वर लेके नहीं फिर सकता। मैंने कहा, खुसूसन लड़कियां। यही मैं कहती हूँ इनसे। नाजली का चेहरा मुसर्रफ से दमकने लगा। सच बताएं, आप ब्लैक बेल्ट हैं? उसने इतनी मासूमियत से सवाल किया कि मैं झूठ ना बोल सका। भाई बेल्ट वगैरह तो नहीं ली, मगर लंदन में एक स्कूल था जूडो और कराटे का। वहाँ मैंने मुसलसल तरबियत हासिल की और तरबियत देने वाले जापान के सनद याफ्ता ब्लैक बेल्ट थे। उनकी राय थी कि मुझ में एक खुदादार सलाहियत है और ब्लैक बेल्ट मिल जाती मुझे अगर लंदन से किक आउट ना किया जाता। नाज़रीन ने हैरत और मुसर्रत से हाय अल्लाह किस्म की खालिस जनाना आवाज निकाली। फिर तो आप मुझे भी कोच कर सकते हैं। सॉरी, मैंने कहा, इन दिनों मुझे एक बल्कि कई अहम ऑपरेशन दरपेश हैं। शेख ने सर हिला के मेरी तारीफ की। ऑपरेशन? वो हक्का बक्का रह गई। तो आप डॉक्टर भी हैं? सर्जन? वो ऑपरेशन का मतलब सर्जिकल ऑपरेशन समझी थी, तो इसमें हैरत की कोई बात ना थी। आम गुफ्तगू में ये लफ्ज उन्हीं मानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके सवाल से मुझे अंदाजा हुआ कि इकराम शेख ने उसे बेरे मुकदमात और कानूनी मसाइल के बारे में कुछ नहीं बताया है। सर्जन? मैंने कहा, बस यही समझ लो, कुछ लोग हैं जिनके दिमाग दुरुस्त करने हैं काम बहुत मुश्किल है। दिमाग का ऑपरेशन बहुत खतरनाक होता है। उसने मुझसे इत्तफाक किया और मुझसे सख्त मुतासर और मरूब हो चुकी थी। तुम भी भाई एक वक्त जोडू और शायरी से शौक करती हो। मैंने उसकी फेंकी हुई किताब उठा ली। बी का मतलब यह है कि सिकंदर आदम भी घोड़े गधे को एक लाठी से हाँकते हैं। इकराम शेख ने कहा, कौन से स्कूल में पढ़ती हो तुम? मैंने किताब के सफ़े पलटते हुए बेख्याली में कहा, स्कूल में? उसका मूड एकदम माफ हो गया।
क्या मैं आपको नन्ही सी बच्ची नजर आती हूँ? मैं थर्ड ईयर में हूँ जनाब। इकराम शेख की हंसी ने जल्दी पर तेल का काम किया। बात थर्ड ईयर की नहीं, अकल के एतबार से तुम स्कूल की बच्ची के बराबर भी नहीं हो। यह और बात है कि 18 साल की बालिग लड़की हो, मगर बालिग और अकल में बड़ा फर्क है। वो एहतिजाजन वॉक आउट कर गई। दोबारा उससे खाने की मेज पर मुलाकात हुई, लेकिन उसका मुंह फूला रहा और शेख की छेड़छाड़ के बावजूद वो खामोश रही। मुझे वो घर और वो सब लोग बहुत अच्छे लगे, जहाँ रहने वाले तमाम फिक्रमंदियों से आजाद थे और एतमाद के बाईमी रिश्ते में इस तरह मुंसलिक थे कि सब मिलकर इस घर की तकमील करते थे, जैसे अलग अलग कड़ियों के मिलने से एक जंजीर बनती है। खाने के बाद मैंने इजाजत चाही तो शेख ने कहा कि वो मुझे अपने स्कूटर पर छोड़ देगा, जिसका असल मकसद बाहर जाके तबादला ख्यालात करना था। हमने इस बार रोड तक बातें करते गए। वहां पहुंच के मुझे मालूम हुआ कि यास्मीन इस मकान को छोड़ के जा चुकी है। उसके बुजुर्ग मालिक मकान ने इतना तो बता दिया है कि वो मुल्क से बाहर है, मगर ये नहीं बताया कि वो किस मुल्क में है। मेरी इत्मीनान के लिए यही बात काफी थी कि फिलहाल वो किसी की दस्तरस में नहीं है और अपने शोहर के साथ खुश है। चौधरी दिलावर ने वो केस सुन लिया होगा, तब भी वो यास्मीन को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। शाम होने वाली थी और जब इकराम शेख ने मुझे रिजवी साहब के घर के अंदर उतारा, मैं खुला गेट देखकर सोच ही रहा था कि ये बेहतियाती मैंने जाते वक्त की थी या बाद में कोई आया था कि मुझे हशमत खान नजर आया। उसके साथ 2 सिपाही और भी थे। वो मुझे मीर मोहम्मद के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करने आए थे। शेख को मेरे साथ देखकर हशमत खान को कुछ मायूसी हुई। उसके साथ आने वाले दोनों मातहत बड़े इत्मीनान से लान पर आलती पालती मारे बैठे थे और वो खुद बहैसियत अफसर के एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने माथे पर बल डाल के कहा। किसकी इजाजत से अंदर आए हो? पुलिस को तफ्तीश के लिए भी किसी से इजाजत लेनी पड़ती है अपने सिकंदर साहब। वो मानी खेत अंदाज में मुस्कुराया। मैंने तफ्तीश के बारे में नहीं, तुम्हारे बिला इजाजत अंदर आने के मुतल्लिक पूछा था। मैंने उसी लहजे में कहा, तफ्तीश अपने थाने में जैसे चाहो करो, ये एक बड़े पुलिस ऑफिसर का घर है। तो हम कौन से घर के अंदर घुस गए हैं जो आप गर्मी दिखा रहे हो? हशमत खान ने मातहतों की मौजूदगी में अपनी सुबकी महसूस की। खुद मातहत उसकी इज्जत नफ्स का दिफा करने से कासिर थे। तुम्हें बाहर इंतजार करना चाहिए था हशमत खान, ऐसा ही शेख ने बताने से कहा। तुम्हें मालूम है घर पर कोई नहीं है, लेकिन गेट खुला पड़ा था। हशमत खान ने एहतिजाज किया। हमने यहाँ से क्या उठा लिया है? अगर अंदर वाले दरवाजे खुले पड़े होते तो तुम क्या करते? मैंने बरहमी से कहा, रिजवी साहब के बेडरूम में इस्तराहत फरमाते। मुझे इजाजत दो कि तुम्हारे घर का दरवाजा खुला देखो तो अंदर जा बैठो। तुम सरियन मुदाखलते बेजा के मुर्तकिब हुए वो हशमत खान और रिजवी साहब मौजूद होते तो इस वदात के बावजूद तुम्हें मुअत्तल करते थे। ये कुर्सी तुम्हारे थाने की नहीं, रिजवी साहब की जाती मलकियत है, इसलिए फौरन उठ जाओ। मैंने उसे नहाए तहकीर अमेज अंदाज में एक उंगली से इशारा किया। मेहमान की तो बात ही अलग है, अगर उसकी जगह अजनबी या कोई शरीफ आदमी होता तो मैं इतनी मामूली सी बात पर यह मसला खड़ा ना करता। मगर हशमत खान जैसे लोग मेरे नुक्ता नजर से हर तजलील के मुस्तहिक थे, जो किसी शरीफ आदमी को जलील करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। ऐसे लोग पुलिस के माथे पर बदनुमा दाग हैं। अगर ऐसा ही शेख जैसा कोई ईमानदार जिम्मेदार ऑफिसर होता तो मैं उसे माफ कर देता और मेरा रवैया उसके साथ ऐसा ना होता। तुमको मालूम है, एहसास जिल्लत से हशमत खान का चेहरा सुर्ख पड़ गया। मेरे आने का मकसद, तुम्हारे आने का मकसद अगर मुझे यही फांसी देना भी है तो मैं बाद में मालूम कर लूंगा। मैंने चुटकी बजाकर उसकी बात दरमियान से उचकते हुए कहा, गेट अप एंड गेट आउट। दरवाजे से बाहर जाओ, काल बैल बजाओ और मेरे आने का इंतजार करो। अगर 2 मिनट में तुम बाहर नजर ना आए तो मैं तुम्हारे खिलाफ मुजरिमाना मुदाखलत का केस दर्ज कराने पर मजबूर हो जाऊंगा। सब इंस्पेक्टर शेख तुम्हारे जुर्म के गवाह हैं। हशमत खान आहिस्ता आहिस्ता उठा और उसने घुटने पर रखी हुई टोपी सर पर जमाई। बाहर निकलो। उसने एक खौफनाक गाली दी और हुर्रा के दोनों मातहत सिपाहियों को मुखातिब किया। इतना सुन के भी बैठे हुए बेगैरतों। दोनों सिपाही बड़ी फुर्ती से उठे और पलट कर देखे बगैर गेट से निकल गए। फिर हशमत खान ने अपनी खुदी को बुलंद रखने की बेसुध कोशिश करते हुए एक कदम उठाया। मैंने देर लब मुस्कुरा के शेख की तरफ देखा और आहिस्ता सी आंख मारी। वो तमाम मामला से कती लाताल्लुक स्कूटर स्टार्ट करने के लिए तैयार खड़ा था। ये तुमने अच्छा नहीं किया सिकंदर। हशमत खान रुक कर बोला, तुम पछताओगे। आउट। मैंने हाथ उठा के गेट की तरफ इशारा किया। मैंने आज तक कुछ भी अच्छा नहीं किया, लेकिन पछताना मुझे नहीं आता। अच्छा तुमने भी मेरे साथ नहीं किया, मगर वो सब जो तुमने अब तक अपने हक में किया ज्यादा बुरा था। उसका अंदाजा तुम्हें मीर मोहम्मद के अंजाम से हो जाना चाहिए। हशमत खान तड़प के पलटा और शायद जवाब में गाली देने की ख्वाहिश पर काबू पाके बाहर निकल गया। मैंने गेट बंद कर दिया। ये किस चक्कर में आया है? शेख ने मौका पाते ही कहा, तुम क्या चाहते हो? मैं ठहरूं के जाऊं? मेरा ख्याल है तुम कुछ देर रुक जाओ। मैंने कहा, पहले मैं इसकी बात सुन लूं। तुम्हारी मौजूदगी में वो जरा मोहतात रहेगा। हशमत खान ने बाहर से काल बेल बजाई। उसकी आवाज घर के अंदर से आई। मैंने शेख को इशारा किया और हम दोनों मुकफ्फल दरवाजे को खोलकर अंदर चले गए। दोबारा घंटी बजी तो मैं शेख के साथ बाहर आया। मेरे हाथ में कफल था जो मैंने गेट को बंद करने के बाद अंदर की तरफ लगा दिया था। हाँ भाई हशमत खान, अब बोलो क्या बात है? मैंने चाबी जेब में डालकर कहा,
दरअसल रिजवी साहब कह गए थे कि मेरी अदम मौजूदगी में घर का पूरी तरह ख्याल रखना। मैं इंस्पेक्टर मीर मोहम्मद के कत्ल की तफ्तीश कर रहा हूँ। वो बोला, गोया मशकूक अफराद में मेरा नाम शामिल कर लिया तुमने। मैंने कहा, तुम जैसे फर्ज शनास अफसरों ने महकमे का नाम वाकई बहुत रोशन किया है। बीर शराफत अली के कत्ल से लेकर अब तक कितने अफराद के कत्ल में मुलव्वस कर चुके हो तुम। नाकामी की परवाह मत करो और आइंदा भी कोशिश जारी रखो। लाहौर में क्या टंडू आदम में भी कोई वारदात हो जाए तो मेरा नाम लिखवा दो। बात को खुआ मुखा मत बढ़ाओ अपने सिकंदर साहब। हशमत खान बोला, हमें बाकायदा रिपोर्ट मिली है और मैं सिर्फ पूछ गछ के लिए आया हूँ। तुमसे ज़बानी बातें करूंगा और चला जाऊंगा। मैंने तुम्हारा नाम FIR में नहीं लिखा है, लेकिन तुमने यही रवैया रखा तो मैं तुम्हारी गिरफ्तारी के वारंट भी ले आऊंगा। मुझे इस केस में मुलव्वस करने के बाद मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं होता, लेकिन मेरी परेशानियों में थोड़ा सा इजाफा जरूर हो जाता। मीर मोहम्मद का ताल्लुक बराह रास्त उन सब मुकदमात से था जो मेरे खिलाफ जेरे समा थे। मेरी तरफ से उस पर ऐसे मुतअद्दिद इल्जामात भी आयद किए जा चुके थे जिनसे मेरी और उसकी अदावत के असबाब अदालत के रिकॉर्ड पर आ गए थे। मसलन मैंने पहली रात थाने में तशद्दुद की कार्रवाई का जिम्मेदार उसे ठहराया था और ये कहा था कि उसने जानते बूझते वो टेप गायब कर दिया, जिसे सुनकर मुहर्रर ने अब्दुल का आखिरी बयान तहरीर किया था। टेप की मौजूदगी से साबित होता था कि बीर शराफत अली के कत्ल के केस के दोनों चशमदीद गवाहान यानी अब्दुल और शीदे को कत्ल करने वाला मैं नहीं था। अब अगर मीर मोहम्मद के केस में भी मेरा नाम आ जाता तो मुझे एक और जमानत हासिल करना पड़ती। कत्ल की किसी FIR में नाम आ जाए तो मुकदमे का फैसला होने तक खारिज होना मुश्किल ही नहीं, अमलन नामुमकिन भी होता है। ऑल राइट, मैंने कहा, तुम चलो, मैं शेख के साथ पुलिस स्टेशन आता हूँ। जो पूछना है वही पूछ लेना। मैं अपने वकला को भी मुतला कर दूंगा और उनसे मशवरा भी ले लूँ। सिर्फ पूछने की बात होती तो हम इतनी नफरी लेकर आपके दर्दे दूरत पर क्यों होते। वो तंजिया और तमस्कर अमेज लहजे में बोला, हमें अंदर कुछ देखना है। मैं वारंट लेकर तो नहीं आया, मगर बैरनफी में सर हिलाया। ये मेरा घर होता तो मैं जरूर इजाजत देता, मगर साहिब खाना की अदम मौजूदगी में यह नामुमकिन है। और ये जो तुम्हारा यार शेख अंदर बैठा है वो भी तो थानेदार है सिकंदर साहब। हशमत खान ने एहसास जिल्लत के साथ कहा, वो किसी किस्म की तफ्तीश के सिलसिले में नहीं आया हशमत खान। मैंने कहा, इसके अलावा शेख आदमी है, थानेदार नहीं। जब रिजवी साहब आ जाएं तो खाना तलाशी के वारंट समेत हाजिर हो जाना। अभी तो वो इस्लामाबाद में है। मैंने खाना तलाशी की तो बात नहीं की। हशमत खान बोला, मुझे सिर्फ वो गाड़ी देखना थी जो तुम्हारी वकील मिस राबिया कारी की है। वो गाड़ी देख के क्या करोगे? मैंने हैरानी का इजहार किया। कई बार तो देख चुके हो, इसके अलावा देखने का शौक है तो उस जैसी कोई भी फॉक्स वैगन देख लो। लाहौर में सैकड़ों फिर रही हैं, खरीदने का ख्याल है क्या? तुम्हारा ये धुआंधार खच्चर। मैंने उसकी मोटरसाइकिल की तरफ इशारा किया। सिकंदर साहब, बहुत हो चुकी। हशमत खान का हौसला जवाब दे गया, हमें इतला मिली है कि आज सुबह सूरज निकलने से बहुत पहले तुम वो गाड़ी लेकर फिर रहे थे और उस गाड़ी में कोई कत्ल हुआ था। तुमने एक पेट्रोल पंप पर मार पीट की थी और फरार हो गए थे, क्योंकि पेट्रोल पंप के मुलाजिम ने गाड़ी में लाश का सर देख लिया था। उन्होंने नंबर भी नोट कर लिया था और ये नंबर मिस राबिया की गाड़ी का है। पेट्रोल पंप के वाकयात गलत नहीं थे, मगर नंबर देखने वाली बात झूठ थी। जब मैं फरार हुआ तो पीछे वाली नंबर प्लेट पर स्याह कपड़ा चढ़ा हुआ था। ये नंबर पुलिस वाले पहले से जानते थे। अगर नंबर पेट्रोल पंप वालों ने किसी लंबे चक्कर से बचने के लिए पुलिस स्टेशन फोन किया होगा कि इस हुलिये और रंग की एक गाड़ी जिसे इस किस्म का एक जवान चला रहा था और उसमें किसी लाश का सर रखा था, तो बीर मोहम्मद के सर को एक खास मकसद के तहत उस गाड़ी की पिछली सीट पर रखने वालों ने फौरन पेट्रोल पंप वालों को समझा दिया होगा कि उन्हें क्या बयान देना है। गाड़ी का नंबर बताने के अलावा उनको ये भी कहना होगा कि सर पिछली सीट पर रखा था। मुझे और गाड़ी को शिनाख्त करने वाले ये गवाह ऐसे थे कि उनकी जानिबदारी को चैलेंज नहीं किया जा सकता था। उनके बयान में अगर हकीकत का अंसर 75% होता तो बाकी 25% पुलिस के दबाव से शामिल हो जाता कि मजमूई तौर पर उस सच पर झूठ का शायबा तक ना होता। अगर मैं कफल ना खोलूं हशमत खान, मैंने सोच कर कहा, तो तुम जबरदस्ती अंदर आने की जुरात नहीं कर सकते। रिजवी साहब की वापसी तक तुम्हें यहाँ गार्ड बिठानी पड़ेगी कि कहीं मुल्जिम फरार ना हो जाए। जो कि मुझे फरार होना है, उसके लिए मुझे अदालत से इजाजत मिल चुकी है, इसलिए मैं तुमको बारज़ा और रगबत अंदर तशरीफ लाने की दावत देता हूँ। मैंने कफल खोलते हुए कहा, तुम अगर चाहो तो मेरे साथ घर के हर कमरे में हर मेज की दराज खोल के भी देख सकते हो कि गाड़ी कहीं भी छुपाई नहीं गई है। हशमत खान ने बादाब्ता तौर पर अंदर कदम रखा। यहाँ नहीं है तो वो गाड़ी कहाँ है सिकंदर साहब? यहाँ से कोई पौने 200 मील दूर। मैंने दांत निकाल के कहा, अब तुम पूछोगे क्यों? तो थानेदार साहब, मुल्क का कोई कानून ऐसा नहीं है जो मालिक को अपनी गाड़ी लेकर पाकिस्तान की जिग्राफियाई हदूद में किसी भी सम जाने से रोक सके। तुम झूठ बोले हो सिकंदर साहब, हशमत खान ने बेयकीनी से कहा, लेकिन इस तरह तुम बच नहीं सकते। ये दावा अब तक इतने लोग कर चुके हैं कि अब मुझे खंसी तक नहीं आती। मैंने कहा, मैं कानून से ताउन को फर्ज समझने वाला शहरी हूँ और अगरचे तुम मेरी नज़र में ला कानूनियत के अलम बरदार हो,
मगर मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि अपना इत्मीनान कर लो। शेख ड्राइंग रूम में सोफे पर नीम तराज था और ताज़ा अखबारात का मुलाहिदा कर रहा था। हमें देखते ही वो सीधा बैठ गया। ये बड़े अफसोस की बात है शेख साहब, हशमत खान ने उसके मुकाबिल बैठते हुए कहा। आपकी मौजूदगी में हमारी इतनी बेइज्जती खराब हो जाती है। आखिर आप भी पुलिस अफीसर हैं, फिर आप एक मुल्जिम के साथ फिरते हैं। मैं इस्तीफा दे चुका हूँ हशमत खान, शेख ने बेनियाजी से कहा। तुम्हें मेरे जाती कोलो फेल की फिक्र नहीं करना चाहिए, यही तो बड़ी मुश्किल है। हशमत खान ने अफसोस से सारी लाया। मुल्जिमों को पुलिस अफसरों की पुश्तपनाही मिल जाती है, हम क्या करें। तुम अपना काम करो हशमत खान, मैंने कहा। तुम्हारे सामने टेलीफोन रखा है, मैं तुमको इस्लामाबाद में एक डिप्टी सेक्रेटरी की कोठी का नंबर देता हूँ, खुद बात कर लो जिससे चाहो। रिजी साहब भी वही हैं और राबिया भी, और दोनों घरों के अफराद भी। सब लोग अपनी अपनी गाड़ी में एक साथ ही गए थे। हशमत खान का हाथ बढ़ा और रुक गया। मेरे इत्मीनान ने उसके इरादे को मुतज़्ज़ल कर दिया था। वैसे भी किसी डिप्टी सेक्रेटरी, किसी बैरिस्टर खातून या एक SSP से बात करना उसके लिए आसान न था। तुम्हारा मतलब है वो सब झूठ है? पेट्रोल पंप के वो मामूली मुलाजम दुश्मन तो नहीं है तुम्हारे? तुम जिसे चाहो मेरे खिलाफ सफेद दुश्मना में खड़ा कर दो हशमत खान, मैंने तलखी से कहा। मुश्किल ये है कि तुम झूठ भी वो बोलते हो जिसके पैर नहीं होते। झूठ बोलने के लिए भी तुम्हारे पास अकल कहाँ? सिकंदर साहब, हशमत खान ने कहा, हम अनपढ़ लोग जरूर हैं। तुम जैसे सियाने लोग हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करते वक्त ये बोल जाते हैं कि सिर्फ इल्म से तजरिबे को शिकस्त नहीं दी जा सकती। आज ही सुबह एक इंस्पेक्टर तफ्तीश के लिए आया था तो उसने वही गाड़ी यहाँ देखी थी। क्या ये गलत है कि तुम उस वक्त कहीं से आए थे और तुम्हारी गाड़ी देखकर कुत्ते भौंकने लगे थे? कुत्ते बिला वजह हर गाड़ी पर तो नहीं भौंकते, ये तो है, मैंने तस्लीम किया। मसलन तुम्हारी उस मोटरसाइकिल जैसी चीज पर जरूर भौंकते होंगे। मगर जहाँ तक किसी इंस्पेक्टर साहब बहादुर का सवाल है तो अर्ज ये है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मुझे सिर्फ 2 इंस्पेक्टर मिले हैं। हशमत खान बोला, किसका बयान? मैंने हैरानी से कहा, एक इंस्पेक्टर तो ये शेख, दूसरे तुम हो। तुम दोनों ने कोई बयान दिया है? मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आज सुबह तुमसे मिला था। हशमत खान का मूड खराब हो गया। आज सुबह कोई उल्लू का पट्टा मुझसे मिलने यहाँ नहीं आया, मैंने भी सख्त लहजे में कहा। और आया होगा तो जक मार के लौट गया होगा। यहाँ कोई भी नहीं था। गुज़िश्ता रात भी मैं एक दोस्त के घर था, वो मेरा दोस्त भी है और मेरा वकील भी। तुम चाहो तो तस्दीक कर सकते हो कि मैं रात को अब्दुल वदूद मंजिर एडवोकेट के घर सोया था या नहीं। वो खुद तो इस वक्त होगा नहीं, लेकिन ये बात उसकी बीवी भी बता देगी कि सुबह मैं किस वक्त घर से निकला था। उसके बाद मैं शेख के घर चला गया। शेख तुम्हारे सामने बैठा है, लेकिन तुम इसके घर फोन कर लो, वहाँ इसके वालिद और घर के दीगर अफराद हैं। वो तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कल शाम से अब तक मैं कहाँ था। ये भी पूछ लेना कि मैं गाड़ी लेकर गया था या पैदल। और उसके बाद पेट्रोल पंप वालों को थाने बुला के सच पूछना, शायद उस वक्त वो नशे में ना हो। हशमत खान की मायूसी और बेबसी काबिले दी थी। मेरे इत्मीनान के अलावा मेरे हवालों ने उसकी तमाम उम्मीदों को खाक में मिला दिया था। वो सारा मंसूबा जो मुझे बीर मोहम्मद के सरे बुरीदा के साथ गिरफ्तार करने का था, फलाप हो रहा था। वो जानता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं इस जाल से साफ बच गया था और उसने अपने साजिशी मंसूबे की बुनियाद झूठ पर रखी थी, तो मैंने ज्यादा बड़े झूठ से उसको नाकाम बना दिया था। लोहे को लोहा काटता है।